हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीफायर या माइक्रोवेव ट्यूब्स। माइक्रोवेव एम्पलीफायर या माइक्रोवेव ट्यूब्स का इस्तेमाल लो पावर की सिग्नल को हाई पावर की सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कोई लो पावर की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, यदि उसे हाई पावर की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार के ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। यह जनरली 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, TWT एम्पलीफायर एंड BWO। इसमें जो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है यह जनरली 3 प्रकार का होता है: टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो आज हम बात करेंगे क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर की, जिसमें टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा वीडियो नेक्स्ट बनेगा जो वह मैग्नेट्रॉन पर होगा। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस एम्पलीफायर का। इसका नाम टू कैविटी इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें 2 रेजोनेंट कैविटी यूज़ की जाती है, बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी। यह कैविटी 1 या कैविटी 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बंचर कैविटी इनपुट कैविटी के रूप में होती है, जबकि कैचर कैविटी आउटपुट कैविटी के रूप में होती है। इस एम्पलीफायर के मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं: कैथोड, टू कैविटीज़, फील्ड फ्री ड्रिफ्ट स्पेस एंड कलेक्टर। इसमें दोनों कैविटी बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी के बीच का जो गैप होता है उसे फील्ड फ्री ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं। इसमें कैथोड पर हाई नेगेटिव डीसी वोल्टेज और कलेक्टर पर हाई पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जबकि इन दोनों कैविटियों पर भी पॉजिटिव वोल्टेज डीसी अप्लाई किया जाता है। अर्थात जब कैथोड पर नेगेटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और यह पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अर्थात कैविटियों से होते हुए कलेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं। यदि इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यह 2 प्रकार के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पहला वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड दूसरा करंट मॉड्यूलेशन। इसमें जो बंचर कैविटी होती है इसमें इनपुट सिग्नल दी जाती है, वह इनपुट सिग्नल प्रोवाइड की जाती है जिसके पावर को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखा रहा है कि किस प्रकार यह वर्क करता है। इसमें यदि बंचर कैविटी में कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं है तो इनपुट सिग्नल न होने की वजह से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये एक समान वेलोसिटी के साथ ये कलेक्टर पे फाइनली रिसीव हो जाते हैं। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल का ये ग्राफ है, जहाँ पर A डैश, B डैश एंड C डैश यह वह पॉइंट है जब इस बंचर कैविटी में कोई इनपुट सिग्नल नहीं दी गई है, अर्थात इनपुट सिग्नल 0 है। अर्थात जब कोई इनपुट सिग्नल यहाँ पर नहीं होती है तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन A डैश, B डैश एंड C डैश की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये एक समान लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब इसमें कोई इनपुट सिग्नल दी जाती है, यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल का एक साइकिल दिखाया जा रहा है। इस सिग्नल के साइकिल्स में हमने 3 पॉइंट को इंडिकेट किया हुआ है, A, B एंड C। तो यदि कोई इनपुट सिग्नल इसमें बंचर कैविटी में प्रोवाइड की जाती है, चूँकि बंचर कैविटी में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड की जाती है और कैचर कैविटी में वही इनपुट सिग्नल आउटपुट के रूप में रिसीव कर ली जाती है। तो जब बंचर कैविटी में कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई की जाती है तो यदि इनपुट सिग्नल के ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर इस इनपुट सिग्नल के वोल्टेज का मान 0 है। अर्थात इस ए पॉइंट पर निकलने वाला यदि कोई इलेक्ट्रॉन ए, जिसे ए नाम दिया गया है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ए कैथोड से निकलकर बंचर कैविटी में पहुंचा और जैसे ही यह बंचर कैविटी में पहुंच रहा है तो इनपुट सिग्नल का अगर ए पॉइंट वाला फेज चल रहा है, अर्थात इनपुट सिग्नल का इस समय वोल्टेज मान 0 है, तो इस ए इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यह इलेक्ट्रॉन अपने प्रीवियस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ आ रहा था उसी स्पीड के साथ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बी कैथोड से निकल रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हुए बंचर कैविटी में पहुंचता है, यदि वह इलेक्ट्रॉन बी है और उस समय यदि इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव फेज चल रहा है, पॉइंट बी यदि पॉजिटिव फेज चल रहा है तो इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव फेज के अनुसार इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड में एक्सिलरेशन हो जाता है। अर्थात बी वाले पॉइंट पर, इनपुट सिग्नल के बी वाले पॉइंट पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बी की यदि बात की जाए तो बी वाले इलेक्ट्रॉन को इनपुट सिग्नल से एक्सिलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है।
जबकि यह इलेक्ट्रॉन ए से पहले निकला हुआ, ए के बाद निकला हुआ है, फिर भी इसकी स्पीड काफ़ी बूस्ट हो जाती है। अर्थात जो पहले इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए जो निकला था, उसकी जो स्पीड होती है उससे बी वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस बंचर कैविटी से निकलने के बाद बढ़ जाती है। अर्थात बी इलेक्ट्रॉन फास्टर होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लोअर होता है। अब यदि सी पॉइंट वाले इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, जब यह इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन से भी पहले निकला हुआ है, तो यदि सी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सी इलेक्ट्रॉन चूँकि ए से पहले निकला हुआ है और इस सी पॉइंट पर इनपुट सिग्नल का निगेटिव फेज चल रहा है, तो कैथोड से निकले हुए इस सी इलेक्ट्रॉन जब बंचर कैविटी में आएगा तो इनपुट सिग्नल के निगेटिव फेज के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन पर रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन जब बंचर कैविटी से बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो इस प्रकार इन तीनों इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए तो सबसे लो स्पीड जो होती है वो सी की होती है, उससे ज़्यादा स्पीड ए की होगी और सबसे फास्टर स्पीड बी की होगी। चूँकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो सी है, इसलिए इसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ए है सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड देन इलेक्ट्रॉन बी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ए इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए तो यह इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें सबसे पहले सी इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो सी इलेक्ट्रॉन जब बंचर कैविटी से निकलेगा तो इसकी स्पीड स्लो होती है। उसके बाद ए इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी फास्टर है सी से, और उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन बी निकला हुआ है जिसकी स्पीड सबसे फास्टर है। तो जब सी वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले निकला है, जब यह फील्ड फ्री डीप स्पेस यानी कि दोनों कैविटियों के बीच में जो खाली स्पेस है, इसमें जब आएगा तो सी वाले इलेक्ट्रॉन को ए वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड अधिक है उसको उसे कैच करने की कोशिश करेगा, और बी वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कि तीसरे पॉइंट पर निकला हुआ है, तीसरे नंबर पर, तो इसकी स्पीड सबसे अधिक फास्टेस्ट होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। तो इस प्रकार फील्ड फ्री डीप स्पेस में सबसे पहले सी इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद उसे कैच ए करेगा, फिर उसके बाद उसे कैच बी करेगा। तो इस प्रकार ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक जगह कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे या बंच बना लेंगे, जिसे बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट्स दिखाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों के बंचिंग प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। चूँकि बंचर कैविटी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिफरेंट है, और इससे पहले कैथोड और बंचर कैविटी के बीच में जाने वाले इलेक्ट्रॉन ए बी सी तीनों की स्पीड सेम है, और बंचर कैविटी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिफरेंट है, और इसलिए इसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बंचर कैविटी से इनपुट सिग्नल के फेज के अनुसार या इनपुट सिग्नल के वोल्टेज के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इस फील्ड फ्री स्पेस में एक बंच बनाते हैं। बंच तभी बनेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले निकला हुआ है उसको पिछला वाला कैच करेगा, उसके बाद देन पिछला वाला कैच करेगा। तो इस प्रकार फील्ड फ्री डीप स्पेस में इलेक्ट्रॉनों की बंचिंग बन जाती है और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। चूँकि कैथोड से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक लीनियर बीम के रूप में निकल रहे हैं, देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बंच बना लेते हैं। तो यहाँ बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, जबकि लीनियर बीम के रूप में निकलने वाले एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस बंच बनाते हुए स्कैचर कैविटी में आते हैं, तो बंच बनाते हुए इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलते हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। यह एनर्जी इस रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो कि इनपुट सिग्नल है इसको प्रोवाइड होती है। अर्थात जो इनपुट सिग्नल दिया गया था जिसकी पावर को बढ़ाना है, इनके सिग्नल के पावर को बढ़ाने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बंच बना कर के मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कलेक्टर के पास जाते हैं, और यह एनर्जी इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड हो जाती है, जिससे इनपुट सिग्नल की पावर बढ़ने लगती है। जब ये इलेक्ट्रॉन कैचर कैविटी में आते हैं तो कैचर कैविटी में बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इनपुट सिग्नल जो होती है इसके करंट का मान काफ़ी अधिक हो जाता है। चूँकि करंट डेंसिटी अधिक होने से करंट का मान, धारा का मान इनपुट सिग्नल के काफ़ी अधिक हो जाता है, अर्थात इसका पावर बढ़ जाता है। इसे करंट मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो करंट मॉड्यूलेशन का मतलब है बंच बनाए हुए हाई डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स का कैचर कैविटी में होने की वजह से इसमें सिग्नल के करंट के मान को बढ़ाना या पावर के मान को बढ़ाना ही करंट मॉड्यूलेशन कहलाता है। चूँकि कलेक्टर पे सबसे अधिक हाई पोटेंशियल प्रोवाइड है, जैसा कि दिखाया जा रहा है वी वोल्टेज इज़ फार ग्रेटर दैन वी। तो कलेक्टर पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई होने की वजह से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन बंच बनाते हुए कलेक्टर में रिसीव हो जाते हैं।
तो इस प्रकार कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास रिसीव हो जाता है। चूँकि कलेक्टर पे बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ टकराते हैं, क्योंकि कलेक्टर का पोटेंशियल काफ़ी अधिक होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बंच बनाकर इस पर हाई स्पीड के साथ टकराएंगे तो कलेक्टर काफ़ी गर्म होता है, जिससे यह पूरा सिस्टम काफ़ी हीटेड होने लगता है। इसलिए कलेक्टर को, इस सिस्टम को कूल करने के लिए कलेक्टर पे कूलिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। यहाँ पे कूल करने के लिए कोई कूलिंग प्रोसेस अपनाई जाती है ताकि यह सिस्टम कूल रहे, ठंडा रहे। इस प्रकार कैथोड से लीनियर इलेक्ट्रॉन बीम को रेडिएट कराकर देन उसके बाद ये आपस में बंच बनाकर जब ये कलेक्टर के पास रिसीव होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए, जो कि यह एनर्जी जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड की गई है उसको प्रोवाइड होती है, जिससे उस सिग्नल के करंट का मान या पावर का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार इनपुट्स बंचर कैविटी में प्रोवाइड किए गए इनपुट सिग्नल जब कैचर कैविटी में आती है तो कैचर कैविटी में इस सिग्नल का पावर मान काफ़ी अधिक हो जाता है। जितने पावर मान की रिक्वायरमेंट होती है, यदि उतने पावर मान तक सिग्नल का पावर इम्प्रूव हो गया है तो उसके बाद इस कैचर कैविटी से इस सिग्नल को रिसीव कर ली जाती है। अर्थात कैचर कैविटी आउटपुट कैविटी के रूप में होता है और बंचर कैविटी इनपुट कैविटी के रूप में होता है। तो इस प्रकार यह टू कैविटी क्लिस्टलॉन एम्पलीफायर किसी लो पावर के सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए या लो पावर के सिग्नल को हाई पावर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉनों से बेनिफिट्स ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बंच बनाकर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो जो जितना ये बंच बनाकर अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करेंगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज़ होगी और बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो बंच वाले इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे सिग्नल का पावर काफ़ी मान बढ़ता है। तो इस प्रकार यह एम्पलीफायर किसी लो पावर के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। थैंक यू।